दोस्तों, पार्टिकल फिजिक्स बेहद ही इंटरेस्टिंग फील्ड है क्योंकि इससे हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उनके बिहेवियर के बारे में जानने को मिलता है। ये फील्ड इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इसमें थ्योरी के आधार पर हम नए पार्टिकल्स का प्रेडिक्शन करते हैं और बाद में एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम उन्हें सच में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर वो मिल गए तो वो रियल पार्टिकल में शुमार हो जाएंगे और जो नहीं मिलते वो हाइपोथेटिकल ही रह जाएंगे। आज जिन पार्टिकल्स के बारे में हम उनमें से ज्यादातर पार्टिकल्स हमें इसी तरह से मिले हैं। यूं तो बहुत से पार्टिकल्स के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, पर चूंकि अभी भी हमारे सामने इस ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश में वैज्ञानिक हमेशा कुछ नए और एक्साइटिंग पार्टिकल्स को पोस्टुलेट करते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम नए थ्योरेटिकल पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। इनमें से ज़्यादातर पार्टिकल्स डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने की कोशिश में थ्योराइज किए गए हैं, क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अभी भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो इनके ऊपर बनाए गए हमारे वीडियोस देख सकते हैं। एनीवे, आइए जानते हैं इन थ्योरेटिकल पार्टिकल्स के बारे में। हो सकता है इनमें से कई पार्टिकल्स फ्यूचर में हमें सच में मिल जाएं। ब्लैक होल इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि ब्लैक होल्स का प्रेडिक्शन आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने किया था। आप ये भी जानते हैं कि ये क्या होते हैं और नॉर्मली ये किस शेप और साइज में आते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिजिक्स में एक हाइपोथेसिस ये भी है कि कोई ऐसा ब्लैक होल अगर हो जिसका कि मास, चार्ज और एंगुलर मोमेंटम अगर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, तो उस ब्लैक होल में वो सारे प्रॉपर्टीज मौजूद होंगे जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में मौजूद होते हैं। इनफैक्ट साल 1968 में पब्लिश किए गए अपने पेपर में ब्रैंडन कार्टर ने यह साबित भी किया कि ऐसे ब्लैक होल्स का मैग्नेटिक मोमेंट लगभग एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। कार्टर के कैलकुलेशंस हालांकि ये भी दर्शाते हैं कि ऐसे ब्लैक होल्स हमेशा सुपर एक्सट्रीमल होंगे, यानी कि ये ऐसे ब्लैक होल्स होंगे जिनका मास जितना कम से कम हो सकता है उतना कम होगा, जिसके कारण ये नेकेड सिंगुलैरिटी वाले होंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ब्लैक होल्स में इवेंट होराइजन नहीं होगा, जिसके कारण नॉर्मल ट्रू ब्लैक होल्स की तरह इवेंट होराइजन इनकी सिंगुलैरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होगा। जो भी हो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर इलेक्ट्रॉन एक छोटा ब्लैक होल हो सकता है। इस हाइपोथेसिस की शुरुआत साल 1938 में ही हो गई, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोपोल्ड इनफेल्ड और बनेश हॉफमैन ने एक पेपर पब्लिश की, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया था कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को अगर स्पेस टाइम में मौजूद सिंगुलैरिटी की तरह ट्रीट किया जाए तो हमें जनरल रिलेटिविटी के जियोडेसिक मोशन को इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम, चार्ज और क्वांटम मैकेनिक्स के इफेक्ट को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन को हम एक ब्लैक होल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नहीं समझे? आइए समझते हैं। जनरली एक नॉन रोटेटिंग और अनचार्ज्ड ब्लैक होल के श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और ये श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस बेसिकली उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का रेडियस होता है। इस फॉर्मूले में G न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और C स्पीड ऑफ लाइट। चूंकि ये दोनों पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, ये हमेशा सेम ही रहेंगे। जो चेंज होगा वो केवल मास है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.109 इंटू 10⁻³ kg होता है। हम ये भी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक चार्ज और एंगुलर मोमेंटम भी होता है, और सब एटॉमिक पार्टिकल होने के कारण इस पे क्वांटम फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि ब्लैक होल्स का प्रेडिक्शन आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने किया था, जो कि केवल बड़े ऑब्जेक्ट्स पर ही लागू होता है। इस हिसाब से एक ब्लैक होल का मास अगर बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर हो जाए, और अगर हम इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक चार्ज, एंगुलर मोमेंटम और इस पे लगने वाले क्वांटम इफेक्ट्स को इग्नोर कर दें और इस पर जनरल रिलेटिविटी थ्योरी अप्लाई करें, तो सेम मास वाले इलेक्ट्रॉन और ब्लैक होल के श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस में
कोई अंतर नहीं होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ब्लैक होल की तरह ट्रीट किया जा सकेगा। उनका मानना था कि ऐसे ब्लैक होल इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी स्टेबल होंगे और इनका साइज इनके पूरे लाइफ टाइम तक हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के जितना ही रहेगा। हालांकि ब्लैक होल इलेक्ट्रॉन की इस हाइपोथेसिस को मेन स्ट्रीम पार्टिकल फिजिक्स में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि पार्टिकल्स को समझने के लिए जो बेस्ट थ्योरी हमारे पास इस समय मौजूद है वो है स्टैंडर्ड क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को पॉइंट पार्टिकल माना जाता है। इस ब्रह्मांड में भी हमें ऐसा कोई ब्लैक होल अभी तक नहीं मिला है और न ही हमें नेकेड सिंगुलैरिटी कहीं देखने को मिला है। इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का एक कारण ये भी है कि इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और ऐसे पार्टिकल्स पर क्वांटम फिजिक्स लागू होता है, न कि क्लासिकल फिजिक्स। ब्लैक होल इलेक्ट्रॉन की जो हाइपोथेसिस है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड है, जो कि क्वांटम लेवल पर वर्क नहीं करती। इसलिए पार्टिकल फिजिक्स में ब्लैक होल इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को हमेशा रिजेक्शन ही मिला है। हालांकि इसके बावजूद हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में एक खास चीज बताने जा रहे हैं। दरअसल इस ब्रह्मांड में अभी कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है, पर स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि ऐसे कई सवालों के जवाब हमें देती है। हालांकि दुर्भाग्य की बात यह है कि स्ट्रिंग थ्योरी को भी मेन स्ट्रीम पार्टिकल फिजिक्स में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि इसे वेरीफाई कर पाना बेहद ही मुश्किल है। इसके बावजूद कई लोग स्ट्रिंग थ्योरी पे लगातार काम कर रहे हैं और उनका मानना है कि एक दिन यही थ्योरी यूनिफाइड थ्योरी बनेगी जो इस ब्रह्मांड में होने वाले हर तरह के फेनोमेनन को एक्सप्लेन करेगी। ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए कई लोगों ने मॉडर्न स्ट्रिंग थ्योरी के अपने मॉडल में एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मिनिएचर ब्लैक होल्स की तरह ट्रीट किया है, और ऐसा करने से वो कई अनसुलझे रहस्यों को एक्सप्लेन करने में सफल भी साबित हुए हैं। सो हु नोज, मे बी फ्यूचर में पार्टिकल फिजिक्स में भी आपको ब्लैक होल इलेक्ट्रॉन के बारे में सुनने को मिले। डार्क फोटोन। मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स में जिस टॉपिक पर आजकल सबसे ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है उनमें से एक टॉपिक है डार्क मैटर। अभी तक किसी को नहीं पता कि ये डार्क मैटर आखिर है क्या, क्योंकि न तो ये हमें दिखाई देता है और न ही ये किसी तरह के मैटर से इंटरैक्ट करता है। इस कारण अलग अलग रिसर्चर्स अलग अलग नए पार्टिकल्स को थ्योराइज करते रहते हैं जो उनके अनुसार डार्क मैटर के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं। साल 2008 में रिसर्चर्स की एक टीम ने एक नए तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल का प्रेडिक्शन किया, जिसे उन्होंने डार्क फोटोन का नाम दिया। उनके अनुसार ये डार्क फोटोन नॉर्मल फोटोन पार्टिकल्स के जैसा ही होगा, पर इसमें अंतर ये होगा कि नॉर्मल फोटोन्स जहां हर तरह के नॉर्मल मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है, डार्क फोटोन्स हमेशा केवल डार्क मैटर के साथ ही इंटरैक्ट करेंगे। उनका मानना था कि एक अलग तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस ब्रह्मांड में मौजूद है जो केवल डार्क मैटर के बीच ही काम करता है। इसे उन्होंने डार्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया था। जिस तरह नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फोटॉन्स कैरी करते हैं, उसी तरह डार्क मैटर में मौजूद अलग तरह के इस डार्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करने का काम डार्क फोटॉन्स करते हैं। उनका कहना था कि डार्क मैटर के प्रॉपर्टीज इसलिए मिस्टीरियस हैं और ये हमें दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि एक और फंडामेंटल फोर्स इस ब्रह्मांड में मौजूद है जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जानते। यही फंडामेंटल फोर्स इस पे लगता है। हो सकता है आपको इनका आइडिया काफ़ी फार फेच्ड लगे, पर इन्हें पूरा भरोसा था कि ऐसे पार्टिकल्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं। इन डार्क फोटॉन्स को ढूंढने के लिए उन्होंने G-2 नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया। हम जानते हैं कि एम्प्टी स्पेस भी कभी पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होता। इसमें काफ़ी तेज़ी से हमेशा वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा लेते हैं और नष्ट होते रहते हैं। ये पार्टिकल्स मासलेस फोटॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, W, Z एंड हिग्स बोसॉन्स जैसे मैसिव पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर कोई और ऐसे पार्टिकल्स जिनके बारे में अभी तक हम नहीं जानते। चूँकि ये वर्चुअल पार्टिकल्स काफ़ी जल्दी पैदा लेते हैं और नष्ट होते रहते हैं, इन्हें डिटेक्ट या कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इस G-2 एक्सपेरिमेंट में म्यूऑन्स का इस्तेमाल किया गया था। म्यूऑन्स एक स्पिनिंग मैग्नेट के जैसा एक्ट करता है। जी फैक्टर नाम का एक पैरामीटर होता है जो ये बताता है कि मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है और इसका रेट ऑफ गायरेशन क्या है। म्यूऑन का जी फैक्टर 2.0023318418 होता है, यानी कि 2 से थोड़ा ज़्यादा। इसी कारण इस एक्सपेरिमेंट को G-2 नाम दिया गया है। जब एक मैग्नेटिक फील्ड में इन म्यूऑन्स को रखा जाता है तो इसके इस वैल्यू में कुछ अंतर आता है। इस वैल्यू को स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स द्वारा प्रेडिक्ट किए गए वैल्यू से कंपेयर किया जाता है
अगर ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं आते या इनमें कोई ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है तो ये दो बातों की ओर इशारा करता है। या तो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है या फिर कोई ऐसा पार्टिकल वहाँ मौजूद था जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। इसे आप इस सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड में हम म्यूऑन्स के बीम्स छोड़ देते हैं। आप ये इंश्योर करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जाने से पहले इन म्यूऑन्स का स्पिन अप है। चूंकि हमने ही मैग्नेटिक फील्ड सेट की है, हमें पहले से ये पता है कि ये कितना पावरफुल है। इस आधार पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते ही सारे म्यूऑन्स 30 डिग्री तक बेंड हो जाएंगे। पर जब हम म्यूऑन्स को इस मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो पाते हैं कि ये 30 डिग्री बेंड ना होकर 60 डिग्री तक बेंड हो गए हैं। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? आप कहोगे कि इसमें कुछ एनोमली है, जरूर यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मे बी यहाँ कुछ नए पार्टिकल्स इन्हें अफेक्ट कर रहे हों। ठीक ऐसा ही इस G-2 एक्सपेरिमेंट में भी होता है। इसलिए वैज्ञानिक हमेशा G फैक्टर में आए बदलाव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते रहते हैं। जहाँ तक इस एक्सपेरिमेंट की बात है तो हमें इसमें एनोमली ज़रूर देखने को मिली है जिसे G-2 एनोमली के नाम से जाना जाता है और अभी तक ये अनसॉल्व्ड ही है। पर वैज्ञानिक श्योर है कि ये डार्क फोटॉन्स के वजह से नहीं हुआ था, यानी कि हमें डार्क फोटॉन्स के कोई भी ट्रेसेस अभी तक नहीं मिले हैं, पर यह एक्सपेरिमेंट अभी तक जारी है। शमेलियन पार्टिकल। डार्क मैटर हमारे लिए एक बड़ी मिस्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं, पर हमारे लिए इससे भी बड़ा रहस्य है डार्क एनर्जी। हमारे सभी ऑब्जर्वेशंस और मॉडल्स साफ तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड न सिर्फ फैल रहा है बल्कि इसके फैलने की गति में दिन ब दिन लगातार और भी तेजी आती जा रही है, जो कि अनयूजुअल है। हमारे प्रेडिक्शंस के हिसाब से ब्रह्मांड के फैलाव की गति में तेजी नहीं आनी चाहिए थी। फिजिसिस्ट समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा किस कारण से हो रहा है। इसका कल्प्रिट डार्क एनर्जी को माना जाता है, पर हैरानी की बात यह है कि अभी तक हम ये नहीं जानते कि आखिर ये चीज़ क्या है। कई लोगों ने इसे समझने की कोशिश की है, पर किसी की भी थ्योरी को अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। एनीवे, ऐसी ही एक थ्योरी है शमेलियन पार्टिकल की, जो कि इस रहस्यमय डार्क एनर्जी को समझाने की कोशिश करती है। थ्योरी के अनुसार शमेलियन पार्टिकल इस ब्रह्मांड में एक नए तरह का फील्ड बनाती है जिसे शमेलियन फील्ड नाम दिया गया है। इस फील्ड में मौजूद पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है, जैसे कि इसका इफेक्टिव मास हमेशा बदलता रहेगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ब्रह्मांड के जिस रीजन में ये जाएगा वहाँ डेंसिटी कैसी है। जिस रीजन में डेंसिटी कम होगी वहाँ ऐसे पार्टिकल्स का इफेक्टिव मास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ इसका इफेक्टिव मास कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा इन पार्टिकल्स का इफेक्टिव मास होगा उतना ही ज़्यादा वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे। उदाहरण के लिए, चूँकि हमारे सोलर सिस्टम में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, यहाँ रिलेटिव डेंसिटी काफ़ी हाई है। हाई रिलेटिव डेंसिटी के कारण इन शमेलियन पार्टिकल्स का इफेक्टिव मास काफ़ी कम हो जाएगा और इनके द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला फोर्स एकदम नेग्लिजिबल। इस कारण हमारे सोलर सिस्टम में हमारे लिए इन्हें डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। पर इंटरगैलेक्टिक स्पेस काफ़ी एम्प्टी होता है, यानी कि यहाँ डेंसिटी काफ़ी लो होगी, इसलिए इन पार्टिकल्स का मास वहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण इनके द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला फोर्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये हाइपोथेसिस हमें ये समझाता है कि यूनिवर्सल एक्सपेंशन क्यों हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सोलर सिस्टम में इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना हमारे लिए बेहद ही मुश्किल है, जिस कारण ये अभी तक मात्र एक थ्योरी तक ही सीमित है। बर्कले में साइंटिस्ट की एक टीम ने इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए एक एपरेटस बनाया था, पर उनका रिजल्ट इनकंक्लूसिव रहा। इसके बावजूद इस शमेलियन पार्टिकल्स की थ्योरी को रिजेक्ट अभी तक नहीं किया गया है। साइंटिस्ट इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट अभी भी कर रहे हैं। हु नोज, फ्यूचर में शायद हमें ये पार्टिकल मिल ही जाए। एक्सियन पार्टिकल्स। डार्क मैटर के पॉसिबल कैंडिडेट्स में जो सबसे पॉपुलर है वो है एक्सियन। ओरिजिनली इसे हाइपोथेसाइज किया गया था पार्टिकल फिजिक्स की एक और अननोन और स्ट्रेंज मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग सीपी प्रॉब्लम। ये क्या है, इसे डिटेल में समझने के लिए एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत है। आसान भाषा में अगर समझाऊं तो 1970s में स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में एक अजीबोगरीब चीज़ नोटिस की। आप जानते ही होंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो क्वार्क्स को आपस में बांध कर रखता है, जिसके कारण एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस होता है।
ये फोर्स किसी अज्ञात कारण से न्यूट्रॉन्स को परफेक्टली सिमेट्रिकल बना देता है। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, पर ये न्यूट्रॉन्स क्वार्क से मिलकर बने होते हैं जो कि न्यूट्रल नहीं होते बल्कि चार्ज कैरी करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये चार्ज काफ़ी यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। अब ऐसा क्यों है, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। पार्टिकल फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर कहूँ तो न्यूट्रॉन हमेशा चार्ज पायरिटी सिमेट्री यानी कि सीपी सिमेट्री को फॉलो करता है। सीपी सिमेट्री ये कहता है कि किसी पार्टिकल के चार्ज को अगर पलट दिया जाए, यानी कि किसी पार्टिकल का अगर एंटी पार्टिकल बना दिया जाए और साथ में उसे मिरर भी कर दिया जाए, तो जो पार्टिकल हमें मिलेगा फिजिक्स के लॉज उसके लिए भी बिल्कुल उसी तरह काम करेंगे जैसा कि उस मूल पार्टिकल के लिए कर रहे थे। न्यूट्रॉन इस सीपी सिमेट्री को परफेक्टली फॉलो करता है, पर दिक्कत यह है कि एक और पार्टिकल है जो कि न्यूट्रॉन्स की तरह ही क्वार्क से मिलकर बना होता है। इस पार्टिकल का नाम है केऑन, जिसे के मेसॉन के नाम से भी जाना जाता है। न्यूट्रल केऑन पार्टिकल के डीके प्रोसेस में कई बार हमें सीपी वॉयलेशन देखने को मिला है। हालांकि रेडियो एक्टिव डीके में वीक न्यूक्लियर फोर्स जिम्मेदार होता है, पर यह कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि जब केऑन पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन दोनों ही पार्टिकल्स क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, तो केऑन पार्टिकल्स अगर सीपी सिमेट्री को वॉयलेट कर रहा है तो इस बात के भी कुछ चांसेस जरूर होने चाहिए कि न्यूट्रॉन्स भी कभी ना कभी सीपी सिमेट्री को वॉयलेट करेंगे। पर आज तक हमें कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। ऐसा क्यों है, इसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। इसी प्रॉब्लम को स्ट्रॉन्ग सीपी प्रॉब्लम कहा जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही एक्सियन पार्टिकल को थ्योराइज किया गया था। थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि केऑन पार्टिकल की तरह न्यूट्रॉन भी असल में इस सीपी सिमेट्री को ब्रेक करते होंगे, पर एक्सियन पार्टिकल इस अफेक्ट को सप्रेस कर देता है, जिसके कारण एंड रिजल्ट में हमेशा यही नजर आता है कि न्यूट्रॉन सीपी सिमेट्री को फॉलो कर रहे हैं। उनका मानना था कि बाकी फील्ड्स की तरह इस ब्रह्मांड में एक और अननोन फील्ड है जो हर जगह फैला है। इसी क्वांटम फील्ड में होने वाले एक्साइटेशन से एक्सियन पार्टिकल्स बनते हैं। अगर ये पार्टिकल रियल में एग्जिस्ट करते हैं, इनका मास बेहद ही कम होना चाहिए, जैसे कि 1 ट्रिलियंथ ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये एक्सियन ट्रांसपेरेंट होते हैं और नॉर्मल मैटर के साथ काफ़ी वीकली इंटरेक्ट करेंगे, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इनका इंटरेक्शन स्पेशल और ऑड होगा। इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण इन्हें कोल्ड डार्क मैटर का सबसे चहेता कैंडिडेट माना जाता है। साथ ही साथ एक्सियन अगर हमें सच में मिल जाते हैं तो ये इस गुत्थी को भी सुलझा देंगे कि इस ब्रह्मांड में मैटर की मात्रा एंटी मैटर से ज़्यादा क्यों है। इस एपिसोड में मैंने एक्सियन को आपके सामने केवल इंट्रोड्यूस किया है। इसे अच्छे से समझने के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो की ज़रूरत है। एक्सियन के अलावा एक और पार्टिकल जिसे वैज्ञानिक डार्क मैटर कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं वो है WIMP, यानी कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल। ये ऐसा पार्टिकल होगा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ज़्यादा हैवी होगा, पर विम्प और एक्सियन में वैज्ञानिक एक्सियन को लेकर ज़्यादा सीरियस है। नेगेटिव मास, आप सब ने एंटी पार्टिकल के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो पार्टिकल होते हैं जो नॉर्मल पार्टिकल के ऑपोजिट चार्ज कैरी करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसके एंटी पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होगा। इस पार्टिकल को हम पॉजिट्रॉन के नाम से जानते हैं, पर एंटी पार्टिकल मास को इफेक्ट नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास बराबर ही होता है, जो कि पॉजिटिव होता है। पर वैज्ञानिक इस आइडिया को फर्दर एक्सपैंड करते हुए इस संभावना पे भी ध्यान दे रहे हैं कि क्या हो अगर कोई ऐसा पार्टिकल हो जिसके सारे प्रॉपर्टीज हमारे नॉर्मल पार्टिकल्स के जैसे ही हो, बस इनका मास नेगेटिव हो। जैसे कि आपका मास अगर 1 kg है तो आपके नेगेटिव मैटर का मास -1 kg हो। नेगेटिव मैटर का आइडिया काफ़ी स्ट्रेंज है, पर इस ब्रह्मांड में अगर ये सच में एग्जिस्ट करते हैं तो इससे फिजिक्स के सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि इनकी मदद से हम जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को आसानी से कंबाइन कर पाएंगे, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। नेगेटिव मैटर पे रिसर्च इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये हमारे लिए इस ब्रह्मांड में तेज़ी से ट्रैवल करने के लिए रास्ते भी खोल देगा। जनरल रिलेटिविटी हमें ये बताता है कि चाहे मैटर पॉजिटिव हो या नेगेटिव मैटर हर तरह के मैटर को रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव मैटर अगर हमें सचमुच मिला और अगर हम इसे हार्नेस कर पाएँ तो हम स्पेस टाइम को भी स्ट्रेच कर पाएंगे, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम आर्टिफिशियल वर्म होल्स क्रिएट कर पाएँ जिसके थ्रू
काफ़ी कम समय में हम अपने यानों को ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों में भेज पाएंगे, यानी कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन को काफ़ी आसान बना देगा। एडिशनली नेगेटिव मैटर पे रिसर्च इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये हमें ब्लैक होल से संबंधित अनसुलझे रहस्यों से भी पर्दा उठा सकता है और हमें ये भी समझने में मदद कर सकता है कि टाइम हमेशा केवल एक ही डायरेक्शन में क्यों चलता है, जिसे फिजिक्स की भाषा में एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। इन सब बातों से ये तो तय है कि नेगेटिव मैटर इस ब्रह्मांड में हमारी समझ को पूरी तरह से रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है और हमारे लिए कई नए रास्ते भी खोल सकता है, पर दुर्भाग्य से अभी तक इस फील्ड में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक ना तो हम नेगेटिव मैटर को क्रिएट करने में सफल हुए हैं और ना ही इस ब्रह्मांड में इन्हें कहीं डिटेक्ट करने में। पर फ्यूचर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस एपिसोड के ज़रिए आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ वियर्ड फेनोमेनन के बारे में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सियन पार्टिकल्स या फिर स्ट्रॉन्ग सीपी प्रॉब्लम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान की एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।